जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं नीरज सूर्य स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन हब में। अब पिछली कक्षा में हमने देखा था कि हम धीरे धीरे अब वैदिक काल से वैदिक काल की ओर से फिर आगे बढ़ते हुए अब हम लोग बढ़ रहे हैं महाजनपद की ओर। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट महाजनपद में नहीं जाएंगे, उससे पहले हम लोग धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। ठीक है, उस समय कैसे कैसे उस समय के लोग जो थे रहते थे, क्या क्या उस समय की व्यवस्थाएं थी, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे बड़ा पद जो था वैदिक समय का, वह पद होता था राजा का। ठीक है, सबसे बड़ा पद तो ऑब्वियसली राजा ही होगा। ठीक है, जिसे जनता चुनती थी। ठीक है, आज जो हम लोकतंत्र देखते हैं वो उस समय से चली आ रही थी। ये तो अंग्रेज बीच में आकर डिस्टर्ब कर दिए, मुगल वगैरह जितने आतंकवादी थे सब हमारे देश में आकर लुटेरे आकर हमें डिस्टर्ब कर दिया। नहीं तो हमारे यहाँ लोकतंत्र पहले से ही थी। देखिए यहाँ पर जो शासन का प्रमुख होता था वो राजा था, सबसे बड़ा पद राजा का होता था। लेकिन राजा जो था वो वंशानुगत नहीं होता था, राजा जो होता था उसे जनता द्वारा चुना जाता था। ठीक है, और ये जो है विभिन्न समितियों में बैठकर जो भी निर्णय अगर लेना होता था तो उस निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर लोगों से चर्चाएं करता था। ठीक है, कौन कौन सी समिति थी तो वैदिक काल में मुख्य 3 समिति या संगठन थी, सभा, समिति या फिर विद्य। ठीक है, सभा, समिति या फिर विद्य। सभा जो था वह निम्न या फिर साधारण लोगों का ग्रुप था, संगठन था। ठीक है, जो सभा नाम से था संगठन, वह था साधारण लोगों का संगठन या फिर निम्न लोगों का संगठन। इसमें जो है इसकी चर्चा 8 बार हुई है। ठीक है, इसकी चर्चा 8 बार की गई है। दूसरा है समिति। समिति जो है वह उच्च वर्गों का संगठन था। ठीक है, उच्च वर्गों का संगठन था, इसकी चर्चा 9 बार की गई है। विद्य, विद्य देखिए तीसरा जो है विद्य, यह सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि इसकी चर्चा 122 बार हुई है। ठीक है, इसकी चर्चा 122 बार हुई है और सबसे महत्वपूर्ण था। देखिए सभा और विद्य इन दोनों में जो है इसमें महिलाओं को आने की अनुमति थी, लेकिन जो समिति थी उच्च वर्ग के लोगों का संगठन, इसमें महिलाओं को आने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी, वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वह थी ग्राम, यानी कि गांव। ठीक है, और उसका जो मुखिया होता था, मालिक होता था, उसे ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है, और सबसे बड़ी जो इकाई होती थी उसे कहा जाता था जन। ठीक है, और उस जन का जो मालिक होता था या प्रमुख होता था, शासक जो होता था, उसे कहा जाता था राजन। ठीक है, राजन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो है, देखिए उत्तर वैदिक काल में मैंने बताया था इससे पिछली कक्षाओं में कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी और लोहे की खोज होने के कारण फिर अर्थव्यवस्था में तेजी आने लगी थी। कृषि के लिए अब औजार बनने लगे थे, तो कृषि और व्यवसाय में भी तेजी आने लगी थी, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने लगी थी। सामाजिक स्तर जो है अब वो बढ़ने लगा था, समाज का जो आकार हो गया था वो भी अब बढ़ने लगा था, विस्तृत होने लगा था। लोग जो थे वो अब शहरी सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता की ओर चलने लगे थे। जो जन था वह अब बड़ा होकर जनपद बन गया था। ठीक है, जो गांव था वह जन हो गया था और जन जो है वो अब बड़ा होकर जनपद बन चुका था, और जो जनपद है वो आगे चलकर और बड़ा हुआ और वो महाजनपद बन गया। ठीक है, जिस प्रकार से गांव होता है तो उसे ग्राम पंचायत बड़ा हो जाता है तो नगर पंचायत, और बड़ा हो जाता है नगर पालिका, उससे बड़ा हो गया तो नगर निगम, और बड़ा हो गया तो महानगर निगम। तो उसी प्रकार से महाजनपद ये बन गया था। ठीक है, ये जो महाजनपद वाला सिस्टम है ना, ये सिंधु सभ्यता के बाद दूसरा सबसे मतलब महत्वपूर्ण नगरीय सभ्यता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता आए थे वैदिक काल वगैरह थे वो ग्रामीण सभ्यताएं थी। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के बाद अगर कोई नगरीय सभ्यता हुई है तो वह महाजनपद काल का हुआ है। ठीक है, भारत में कुल 16 महाजनपद हुए थे। ठीक है, भारत में कुल 16 महाजनपद हुए थे, जिसमें से वर्तमान में भी जो भारत है उसमें 14, और भारत के बाहर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक एक, यानी कि 2 ठो बाहर के। भारत अभी वर्तमान में जो भारत है उसके बाहर का, पहले तो भारत एक ही ठो था, लाइन खींच दिया गया तो अलग देश बन गया है, वो अलग बात है। ठीक है, तो भारत में 16 महाजनपद थे। इसकी चर्चा अंगुत्तर निकाय में की गई है, बौद्ध धर्म का है ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इसमें की गई है। और इन 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा जो महाजनपद था वह था मगध महाजनपद। ठीक है, तो इस मगध महाजनपद ने आगे चलकर फिर सभी 16 के 16 महाजनपदों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। इस समय टैक्स जो था, टैक्स को बलि कहा जाता था। ठीक है, बलि जो पशु बलि देते हैं वो देवताओं को दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो बलि था उसे टैक्स वाला बलि कहा जाता है। ठीक है, टैक्स को बलि कहा जाता था।
उस समय जो घड़ा था, घड़ा जो था मन का या फिर मृदभांड जिसे हम लोग कहते आए हैं, वो 4 प्रकार से था। धूसर मृदभांड था, काला मृदभांड और लाल मृदभांड और एक मिश्रित मृदभांड। ठीक है, धूसर मृदभांड जो था वह सर्वाधिक प्रचलित था, सबसे ज़्यादा उपयोग धूसर मृदभांड का होता था। इसमें चित्र बने हुए होते थे। ठीक है, इसलिए इसे चित्रित धूसर मृदभांड भी कहा जाता है। एक होता है काला मृदभांड, जिसे काला रंग में पोत दिया जाता है, जिसका घड़ा आज हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, छोटा मोटा बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन पानी वानी पीने के लिए आज भी, अब गर्मी का दिन आ रहा है तो यूज़ कर लेते हैं। फ्रीज है वैसे फिर भी, लेकिन यूज़ कर लेते हैं अपना। ठीक है, तो काला रंग का घड़ा होता है और लाल वाला होता है लाल रंग का घड़ा। ठीक है, मिट्टी को रंग दिया जाता है। और उसी प्रकार से एक होता है मिश्रित घड़ा। ये जो मिश्रित घड़ा होता है वो और कुछ नहीं होता है, काला और लाल दोनों रंगों का मिश्रण होता है मिश्रित घड़ा। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, षष्ठ दर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और 16 संस्कार के बारे में पढ़ने वाले हैं, और कौन कौन से महत्वपूर्ण जो यज्ञ थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इतना सब हम लोग पढ़ लेंगे, फिर वैदिक काल पूरी तरह से हमारा जो है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर महाजनपद की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग फिर आगे बढ़े धर्म के बारे में, रिलीजियस के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।